केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन बात कर रहे थे ऊष्मागतिकी के बारे में और ये 11th क्लास का टॉपिक है। तो आज हमारा ऊष्मागतिकी का छठा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, ये बोर्ड और कंपटीशन के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी में आज अपन पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में। और जो ये ऊष्मा है, ये ऊष्मागतिकी की एक महत्वपूर्ण राशि है। तो देखिए, पहले अपन ऊष्मा को समझते हैं कि एक्चुअली जो हमारी ऊष्मा है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान लगाए रखिए कि ऊष्मा है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू के द्वारा और इंग्लिश में इसको बोला जाता है हीट। तो देखिए, ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। आपने देखा होगा कि घर पे आप पानी गर्म कर रहे हैं, जैसे ही अचानक अपन ढक्कन को हटाते हैं या अपन चाय बना रहे हैं तो उससे ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। वो डिपेंड करता है कि किसमें से किसमें ऊष्मा निकल रही है, किसमें जा रही है। वो डिपेंड करेगा कि किसकी ऊष्मा कम है, किसकी ऊष्मा ज्यादा है। लंबे समय से चल रहे फ्रिज को आप खोलते हैं तो उससे भी ऊष्मा बाहर आती है। तो आप समझ चुके हैं कि ऊष्मा क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का रूप होता है। और इसके आप गमन पूछे कि सर इसका गमन किससे किसकी ओर होता है, तो इसका गमन तापांतर के कारण, इसका गमन है तापांतर के कारण होता है। ताप में अंतर होगा, तापांतर के कारण इसका गमन होता है। तापांतर के कारण बोले तो कि मान लीजिए हमारे पास निकाय और परिवेश है, दोनों के ताप में यदि अंतर होगा तो ऊष्मा का गमन है अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसका गमन कहां से होगा कि अधिक तापमान से कम तापमान की ओर, कम तापमान की ओर होता है। अब देखिए, कई बार ये पूछ लेता है कि जो आपकी ऊष्मा है, जो हीट है, वो अपन ने पढ़ा था कि तंत्र की अवस्था में अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, अवस्था फलन और पथ्य फलन। तो ये जो ऊष्मा है यानी कि स्मॉल क्यू, ये पथ्य फलन है। तो मैं लिख देता हूं कि ये ऊष्मा क्या है? पथ्य फलन होता है। और पथ्य फलन का अपन ने परिभाषा क्या दी थी वहां पे, ध्यान से देखेगा कि ये जो ऐसी राशि है जो पथ फलन की भांति व्यवहार करती है, इसमें जो प्रारंभिक एंड अंतिम अवस्था पे निर्भर करेंगे, अंतिम अवस्था पे निर्भर करें। और साथ में ये पथ पर भी निर्भर करती है, पथ पर भी निर्भर करती है। तो ये आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि पथ फलन क्या है? जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करे, पथ फलन कहलाते हैं। और पथ फलन अपन ने दो देखे थे, कौन कौन से मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो अपन ने ऊष्मा देखा था और दूसरा अपन ने कार्य देखा था। ये जो हमारी ऊष्मा है, ये जो हमारी ऊष्मा है वो पथ फलन है, और जो कार्य भी क्या है? पथ फलन है। अपन ने वहां पे एक पॉइंट और बोला था नोट में कि पथ फलनों का मान चक्रीय प्रक्रम में शून्य नहीं होता है, जबकि अवस्था फलनों का मान चक्रीय प्रक्रम में शून्य होता है। मैं यहाँ पे नोट में वापस यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि चक्रीय प्रक्रम में पथ फलनों का मान शून्य नहीं होता। इसको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मतलब क्या है कि Q भी जीरो नहीं होता और यहाँ पे जो W है वो भी जीरो नहीं होता। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का गमन होता है। आप इसको यूं समझेंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये कुछ मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे,
और ये डायग्राम, इसके अंदर वाला जो यहाँ पे छोटा सा सूक्ष्मतम भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये निकाय है। अपन ने बोला था कि अपन ऊष्मागतिकी का अध्ययन अपन निकाय पे करते हैं, और ये ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम भाग है जहां पर अपन ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन निकाय कहते हैं। और निकाय के अलावा जो भी बाहर वाला भाग जितना भी बच गया उसको अपन क्या मानते हैं, उसको अपन सराउंडिंग यानी कि परिवेश के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा जो भी बाहर भाग आपको दिखाई दे रहा है निकाय के अलावा, ये तो आपका क्या हो गया, निकाय। और इसके अलावा जो भी आपको बाहर वाला भाग जितना भी दिख रहा है वो क्या है, वो परिवेश की भांति कार्य करता है। और जो ऊष्मा का आदान प्रदान है वो यहाँ पर परिवेश और निकाय के मध्य ही होता है, मध्य ही होता है। तो इसमें दो केस हमारे यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए पहले केस की अपन बात करेंगे, मैं लिख देता हूं, यदि निकाय का ताप, निकाय का ताप परिवेश के ताप से कम हो तो, यदि निकाय का ताप क्या है, कम हो तो क्या होता है। तो ध्यान से इसकी लाइन को देखिएगा कि यदि निकाय का ताप परिवेश के ताप से कम है तो ऊष्मा निकाय के द्वारा अवशोषित होती है, या अपन इसको यूं भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे निकाय को ऊष्मा दी जाती है। तो मैं लिख देता हूं कि निकाय को ऊष्मा दी जाती है या निकाय ऊष्मा लेता है, दोनों ही बात सही है कि निकाय को ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि निकाय कब ऊष्मा लेगा, जब उसकी ऊष्मा कम होगी। तो यहाँ पे जो ऊष्मा का मान इस प्रक्रम में क्या होगा, निकाय ले रहा है तो ऊष्मा का मान धनात्मक होता है। निकाय खुद ऊष्मा अवशोषित कर रहा है या बाहर से निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो आप बोल देंगे कि सर निकाय को दी गई ऊष्मा है तो ये क्या होगी, धनात्मक है, क्योंकि निकाय ऊष्मा ग्रहण करेगा तो निकाय की ऊष्मा में क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा केस हमारे पास ये बनता है, यदि निकाय का ताप परिवेश के ताप से अधिक हो तो यहाँ पे निकाय अवशोषित कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, अधिक हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निकाय क्या करता है, निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, एक्सक्रेशन ऑफ हीट, उत्सर्जन करता है, बाहर ऊष्मा रिलीज करता है। या अपन क्या लिख दे कि यहाँ पे तो निकाय को ऊष्मा दी जा रही है और यहाँ पे निकाय से ऊष्मा ली जा रही है। मैं लिखता हूं कि निकाय से ऊष्मा परिवेश में जाती है, अर्थात बाहर जाती है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि निकाय से ऊष्मा बाहर जा रही है, मतलब ऊष्मा का मान क्या होगा बच्चों, ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है। और ये जो लाइन है ये क्वेश्चन में थ्योरेटिकल रूप से काम में आएगी और इन्हीं लाइनों की सहायता से आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब अपन कार्य और जो ऊष्मा की जो मात्रक है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आपको फिर भी पूछा जा रहा है कि बताइए इस प्रकार जो निकाय देगी और परिवेश देगी कि ऊष्मा किसकी तरफ बहेगी, तो आप पहले बोलेंगे कि सर बताइए क्या दोनों का ताप समान है क्या। यदि दोनों का ताप समान है तो न तो ऊष्मा अवशोषित होगी और न ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ताप में अंतर होना चाहिए और जिसका ताप ज्यादा है तो उससे कम ताप वाले की तरफ ऊष्मा का फ्लो होता है।
अब इसके कुछ इंपोर्टेंट जो मात्रक है वो मैं आपको बता देता हूं। वो देखिएगा, जो ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य के सेम मात्रक होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये वैल्यू फिक्स है, ये साइंटिफिक वैल्यू ये फिक्स होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। और अपन बात करें कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घे होते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि मैं बात करता हूं, हमने ऊष्मा गतिकी में दाब आयतन कार्य की गणना की थी। दाब आयतन कार्य अपन ने पढ़ा था। वैसे तो कार्य ये बहुत प्रकार का होता है, यांत्रिक कार्य, गुरुत्वीय कार्य, विद्युतीय कार्य, लेकिन अपन यहाँ पे दाब आयतन कार्य की गणना करते हैं। तो दाब को अपन किस में लिखेंगे, एटमोस्फियर में, और ये क्या है, आयतन यानी कि लीटर एटमोस्फियर। 1 लीटर एटमोस्फियर किसके बराबर होगा, 101.3 जूल के बराबर होता है। या मैं लिख देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी क्या है, विद्युतीय कार्य है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ये हमारे क्या है, ये ऊष्मा और जो कार्य के मात्रक है। अब कई बार इनमें क्रम पूछ लेता है कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो आप देखिए, जो यहाँ पे जूल है, ये जूल, ये ऐसा ही मात्रक है। जो अर्ग है वो सीजीएस मात्रक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे जो बड़ा मात्रक वो हो जाएगा 1 लीटर एटमोस्फियर, सबसे बड़ा मात्रक है। उसके बाद में 1 कैलोरी, और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि 1 जूल, और सबसे जो हमारा छोटा मात्रक है वो हमारा हो जाएगा अर्ग, अर्ग। तो इनको भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मात्रकों का क्रम, ऑर्डर ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का क्रम। तो देखिए, ये आपको आसानी से समझ में आ चुका है। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलेंगे नए जोश तथा जुनून के साथ। तब तक ओके।